हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो कि ऑप्टिक्स के अंदर आता है, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि जो हमारा आँख होता है, हमारी आइज होती हैं, वो कैसे काम करती है, उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा कि हमें जो इस वर्ल्ड में लाइट की वजह से जो इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ह्यूमन आई या आई क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि आई क्या होता है, आँख क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में आप सभी को एक चीज़ तो पता है कि आई हमारा एक सेंस ऑर्गन है। ये तो सबको पता है, बचपन से क्लास 4-5 के बच्चे से ही हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि ह्यूमन बॉडी हैज़ 5 सेंस ऑर्गन, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। समझ रहे हो ना ये सब? तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो भाई वो तो बायोलॉजी वाले ना, सेंस ऑर्गन है या जो भी है। हम लोग के हिसाब से क्या है, फिजिक्स के हिसाब से क्या है आई? तो फिजिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आई जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हाँ बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट। आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे बॉडी का पार्ट है, आप उसे इंस्ट्रूमेंट कह रहे हो। इंस्ट्रूमेंट तो नॉन लिविंग होता है, ऐसी बात नहीं है। हम सिंपल फिजिक्स वाले से अगर आप पूछेगा कि आई क्या होता है, वो कहेगा आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एबिलिटी ऑफ विजन देता है, यानी हमें देखने की का जो देखने योग्य बनाता है। हम देखने के एबल हो पाते हैं किसकी वजह से? ड्यू टू आवर आइज। तो हम कहेंगे, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज आई, तो हम कहेंगे कि आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव्स अस एबिलिटी ऑफ विजन, जो हमें देखने की एबिलिटी देता है। सिंपल बात है। अब आप कहोगे सर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो सिंपल सी बात है बाबू, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट पर वर्क करते हैं, लाइट जिसके लिए नेसेसरी होता है, लाइट पर आधारित होते हैं, वो सभी के सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें। और अगर आंख की बात करें, आइज की बात करें, तो आइज हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। दुनिया में जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दुनिया में बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लाइक हमारा जो ग्लास है, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर, वो दूरबीन जो होता है, वो सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन एक बात बताओ, जिसके पास आँख ही नहीं है वो काहे का माइक्रोस्कोप लगाएगा, काहे का टेलीस्कोप लगाएगा, काहे का चश्मा पहनेगा? वो पहले तो आँख होनी चाहिए ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ? हमारी आंखें। आइज, आवर आइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारी आंखें। ठीक, अब देखो हमारी आंखें वर्क कैसे करती हैं। सिंपल अगर बात करें, हम लोग छोटी सी बात करते हैं, फिर हम लोग डिटेल्स में इसे पढ़ेंगे। तो हमारी आंखों की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, आप ये बताइए आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। देखने का प्रिंसिपल हम लोग लंबे समय से बात करते आ रहे हैं। किसी कोई भी चीज़ हमें कब दिखता है? जब वहाँ से लाइट चलकर हमारी आंखों में आता है, हमें वो दिख जाता है। इतना हमने समझा है। तो चलो ठीक है, आंख तक लाइट आ गया, उसके बाद क्या होता है? तो देखो, आंख के अंदर जब लाइट जाता है तो हमारे आंख के अंदर उसका रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्रैक्टेड रेज, हमारे आंखों के अंदर एक स्क्रीन होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। उस रेटिना पर जाकर उसका इमेज बनता है। आपको पता है इमेज कब बनता है? जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इमेज बनता है, और वो भी रियल इमेज। तो आप एक बात बताइए, हमारे आंखों के अंदर स्क्रीन पर इमेज बनेगा, तो स्क्रीन पर इमेज बनने का मतलब कौन सा इमेज? रियल या वर्चुअल? ऑब्वियस है रियल। स्क्रीन पर इमेज बनने का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? रियल इमेज। तो होता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने होता है, वहां से लाइट चलकर आती है, हमारे आंखों के अंदर जाती है, वहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और आंख के बैक पार्ट में एक स्क्रीन होता है। उस स्क्रीन पर जाकर उसका इमेज बनता है, और उस स्क्रीन पर आप जानते हो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। आपको पता है कि जितने भी सेंस ऑर्गन हैं सबके पास क्या होते हैं? रिसेप्टर सेल्स होते हैं। जैसे आंख के पास फोटो रिसेप्टर होगा, कान के पास फोनो रिसेप्टर होगा। याद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था कि जितने भी सेंस ऑर्गन है सबके पास रिसेप्टर्स होते थे। याद आ गया होगा आपको। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है रेटिना के ऊपर, जो क्या करती है? उस इमेज के लिए सिग्नल्स जनरेट करती है, और उन सिग्नल्स को ब्रेन को भेजा जाता है और हमें वो चीज़ दिख जाती है। सिंपल सा यही प्रोसेस है। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे धीरे धीरे कुछ ही देर में, लेकिन यही सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि हमारे आँखों के कौन कौन से पार्ट हैं, ये सारी बातें। तो देखो भैया, हमारी जो आँखें हैं वो नियरली स्फेरिकल है, लगभग गोल सा है। ठीक है ना? तब ना गुंडा कहता है आंख निकाल के गोटी खेलेंगे।
मुन्ना सब बोलता है ना सिनेमा में, आंखें निकाल के गोटी खेलूंगा। गोटी कैसा होता है? गोली होता है ना। तो हमारी आंखें भी जो है वो क्या है, नियरली स्फेरिकल है। एग्जैक्ट स्फेरिकल तो नहीं है, नियरली स्फेरिकल है। और उसका जो रेडियस है, अब देखो कोई भी चीज़ अगर स्फेरिकल होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस डायामीटर तो होगा। तो हमारी आंखें नियरली स्फेरिकल है और उसका जो डायामीटर है वो नियरली 2.5 सेंटीमीटर के आसपास है। 2.5 सेंटीमीटर। नोट में सारी बातें लिखी हुई हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में नोट अवेलेबल है, पढ़ोगे तो डाटा सारे लिखे हुए हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए बात? तो आवर आइज आर नियरली स्फेरिकल इन शेप whose diameter is nearly 2.5 सेंटीमीटर। आइज आर लोकेटेड इन आवर स्कल। हम आंखें जो होती है कहाँ है? हमारे स्कल में है, ये आप जानते हो। नेक के ऊपर का जो पार्ट है ये स्कल कहलाता है। तो आवर आइज आर लोकेटेड इन आवर स्कल इन ऑर्बिट्स। ये जो दो गड्ढे दिख रहे हैं आपको जिसमें आंख फिट होता है उसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। तो उनमें आंखें फिट होती हैं, दो आंखें हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे आंखों की अगर हम पार्ट्स की बात करें, यहाँ पर एक ह्यूमन आई का डायग्राम है। ये डायग्राम आपको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर भी बनाना है, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो ये हमारी आंखें हैं। अगर बात करें हमारे आंख के पार्ट्स की बात करें, तो किसी भी आदमी के आंख को आप बाहर से देखते हो, सिंपल सी बात है। कोई भी आपके मित्र, आपके मम्मी पापा, किसी के आंखों में आप देखिए जो बगल में हैं, या मेरे ही आंखों के अंदर देखिए, तो आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक व्हाइट पार्ट और एक ब्लैक पार्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरे आंखों के अंदर आपको भी एक व्हाइट पार्ट दिख रहा होगा और एक ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा। तो हमारी जो आंखें होती हैं उसका सबसे जो आउटर लेयर होता है उसमें चारों तरफ से एक जो व्हाइट कलर वाला है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है? स्क्लेरा एक टफ व्हाइट कलर्ड मेम्ब्रेन होता है जिसका काम होता है हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करना और उसे के शेप को मेंटेन करना, उसके शेप को मेंटेन करना। लेकिन स्क्लेरा जो होता है वो ओपेक्यू होता है। ओपेक्यू कहने का मतलब लाइट उसके आर पार नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है, अगर इमेज बनना है तो लाइट को तो अंदर जाना होगा। तो स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, देखिए आपके नोट में डिफिनीशन लिखा गया है स्क्लेरा का, इट इज द टफ white opaque outermost covering of the eyeball. It maintains the shape of eyeball and protect it from injury and shocks. यानी कि ये white tough प्रोटेक्टिंग कवर है जो कि ओपेक्यू होता है और इसका काम होता है हमारी आंखों के शेप को मेंटेन करना और उसे प्रोटेक्ट करना, किससे? किसी भी इंजरी या शॉक से। लेकिन ये ओपेक्यू है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इमेज बनना है तो लाइट को तो अंदर जाना पड़ेगा। तो हमारी आंखों का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो हमारी आंखों का फ्रंट पार्ट होता है उसमें आपको ब्लैक दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। जो देखिए ये चारों तरफ यहाँ जो आपको दिख रहा है, दिस इज स्क्लेरा, यहाँ से यहाँ तक स्क्लेरा है। लेकिन ये जो सामने वाला भाग है जिधर से लाइट आएगा उसे हम कहते हैं कॉर्निया। सेकेंड है कॉर्निया। ये है हमारे आंखों का ट्रांसपेरेंट पार्ट। ये है हमारे आईबॉल का ट्रांसपेरेंट पार्ट जिससे होकर लाइट अंदर जाएगा। तो कॉर्निया का डिफिनीशन होता है कि इट इज द ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस। याद रखिएगा इसमें कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस। इट इज द ट्रांसपेरेंट कलरलेस बल्गिंग आउट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। यानी ये स्क्लेरा का वो पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है यानी कोई कलर नहीं है, और बल्गिंग आउट है, देखो थोड़ा सा बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो बल्गिंग आउट पार्ट है ये स्क्लेरा का। और जो लाइट होती है हमारी आंखों के अंदर जाती है, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट, वो इसी स्क्लेरा से होकर आंखों के अंदर इंटर करती है। क्योंकि स्क्लेरा तो ओपेक्यू है तो वो लाइट को जाने नहीं देगा। तो कॉर्निया से लाइट अंदर जाएगी। कॉर्निया के जस्ट पीछे जब आप जाओगे, कॉर्निया के जस्ट पीछे होती है आइरिस। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होती है? आइरिस, ठीक है। और आइरिस की अगर हम बात करें तो आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम होता है। मस्कुलर डायफ्राम कहने का मतलब एक मस्कुलर पर्दा जैसा होता है। और आइरिस को अगर मैं, ये तो साइड से व्यू से दिख रहा है, अगर आगे से आप देखोगे तो आइरिस कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये आइरिस कुछ ऐसा होता है। अगर आइरिस का डायग्राम मैं बनाऊं तो आइरिस कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है आइरिस। आप किसी भी आदमी की आंखों में गौर से देखिए तो आपको उसके कॉर्निया के अंदर ऐसा दिखेगा, भाग दिखेगा, और बीच में पूरा ब्लैक दिखेगा और चारों तरफ ऐसा दिखेगा। दिस इज आइरिस। यही क्या है? आइरिस है। यह फिगर किसका है? ये फिगर है आइरिस का। और ये आइरिस जो है, और आइरिस के ठीक बीच में ये जो खाली पार्ट है ये है प्यूपिल। ये क्या है? प्यूपिल। ये जो मस्कुलर डायफ्राम है उसके सेंटर में एक होल होता है जिस होल को हम कहते हैं प्यूपिल। और ये प्यूपिल जो होता है वो लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से, कि सराउंडिंग में कितना लाइट है, कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से इस प्यूपिल का साइज चेंज होता है। अगर सराउंडिंग में लाइट ज़्यादा है, तो अगर सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा लाइट है तो हम क्या चाहेंगे? एक बात बताइए, आपके घर में पर्दा लगा हुआ होता है, जब बाहर बहुत ज़्यादा धूप होता है तो आप पर्दा को लगा देते हो या खोल देते हो?
पर्दा को लगा दे तो कम जगह खोलते, जिससे कि कम ही लाइट हमारी अंदर है, मतलब लाइट अप्रोप्रिएट अमाउंट में आए, बहुत ज़्यादा ना आ जाए। तो हम पर्दा को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। वही संध्या का समय हो जाए और लाइट ना हो घर में, तो हम क्या करते हैं, पर्दा को पूरा खोल देते हैं, जिससे कि ज़्यादा एरिया रहेगा, तो फिर अप्रोप्रिएट लाइट हमारे हमारे रूम के अंदर आ जाएगा। तो ठीक यही काम करता है कौन, प्यूपिल। प्यूपिल जब सराउंडिंग में ज़्यादा लाइट होता है तो ये आइरिस क्या करती हैं, आइरिस कंट्रैक्ट करती हैं, ये जो सर्कुलर मसल्स दिख रही हैं वो क्या करती हैं, कंट्रैक्ट करती हैं और प्यूपिल छोटा हो जाता है। प्यूपिल छोटा हो जाता है तो एप्रोप्रिएट लाइट अंदर जाता है। और अगर बाहर में लाइट कम हो गया तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको दिख रही हैं, ये लेंथ वाली मसल्स, ये कंट्रैक्ट करती हैं। और आपको ये बात पता होना चाहिए, मूवमेंट के लिए मसल्स ही जिम्मेदार होती है, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट को परफॉर्म करती है। तो ये जो लंबी लंबी मसल्स आपको दिख रही हैं वो कंट्रैक्ट करेगा और प्यूपिल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और प्यूपिल बड़ा होगा तो क्या होगा, फिर एप्रोप्रिएट लाइट अंदर आ जाएगा। तो लाइट के अमाउंट को, कितना लाइट हमारी आंखों के अंदर जाएगा, इसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है प्यूपिल। और प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। तो आइरिस का डिफिनीशन देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है कि इट इज अ कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द कॉर्निया एंड कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। यानी ये कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम है जो हमारे कॉर्निया के जस्ट पीछे मौजूद होता है और ये हमारे प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये याद रखने की चीज़ है। और एक बात याद रखिए, किसी की आंखों में देखते हैं, किसी की नीली आंखें, किसी की हरी आंखें, किसी की काली आंखें, किसी की ब्राउन आंखें। अरे आंखों का रंग होता है ना भाई, तो ये जो आंखों का रंग होता है वो किसकी वजह से है, आइरिस की वजह से है। आइरिस ही हमारे आंखों को कलर देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर वाले क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसको कि हमारी आंखों को कलर देने का काम कौन करता है, आइरिस। अगर किसी की आंखों में देख के कहते हैं इसकी, गाना गाते काली काली आंखें वाला, तो वो काला आंख जो आपको दिख रहा है इसका मतलब उसका आइरिस क्या है, काला है। किसी की आंखें नीली लग रही हैं आपको, इट मीन्स उसका आइरिस क्या है, नीला है। किसी की आंखें आपको ब्राउन दिख रही है, इसका मतलब उसका आइरिस ब्राउन है। समझ रहे हो बात, आंखों का रंग कहां से आ रहा है, आइरिस से। किसी की भी आंखों में गौर से देखोगे ना, तो एक बात तो याद रखना, किसी की भी आंखें देखो, ऐश्वर्या राय वाला ही आंख को तुम जूम करके देखना, उसका फोटो खींच के, भाई आंखों के ऊपर रहे ना हम लोग, तो तुम देखोगे ना तो उसके आंखों में जो ठीक मिडिल वाला है ना वो पूरा ब्लैक ही होता है। प्यूपिल सबका ब्लैक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सबका ब्लैक होगा, इसी में कलर होता है। ये जो दिख रहा है आपको चारों तरफ, पहले तो आपको एक तो व्हाइट होगा, सबके आंखों में व्हाइट है, व्हाइट तो आपको दिखेगा। फिर आप आ जाओगे कॉर्निया में, तो कॉर्निया के ठीक बीच में तो पक्का ब्लैक ही दिखेगा, जो प्यूपिल है वो कंप्लीट ब्लैक होता है। और फिर ये आपको कलर दिखेगा, ये नीला हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, जो भी वो हो सकता है। समझ गए ना बात। तो ये आइरिस ही हमारी आंखों को क्या देने का काम करता है, कलर देने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यूपिल की तरफ। अब हमसे कोई पूछे कि प्यूपिल क्या है, तो प्यूपिल आइरिस में मौजूद, आइरिस के सेंटर में मौजूद एक सर्कुलर एपर्चर है या सर्कुलर होल है, जिससे होकर के लाइट जो है अंदर आती है और कहाँ फॉल करती है, आई लेंस पर। ये एक तरह से समझो तो दरवाजा है जिससे होकर लाइट अंदर आती है और आई लेंस पर फॉल करती है। तो सिंपल सी बात है, तो प्यूपिल है। अब देखिए ये बात जो है, और अभी मैंने तुरंत बताया कि प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है कौन, आइरिस। सिचुएशन के हिसाब से, अगर बाहर में ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट की तो प्यूपिल छोटा रहेगा, और जब बाहर में कम लाइट होगी तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जनरली आप ये बात एकदम ध्यान से रखिएगा। तो होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर हम मान लो कि बहुत ज़्यादा रोशनी में, दोपहर का समय हम रोड पे चलते हुए आ रहे हैं, तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, एकदम तगड़ा धूप है, जून का महीना है, एकदम तगड़ा धूप है, तो मेरा प्यूपिल छोटा होगा या बड़ा होगा, ये बताओ। ऑब्वियस है छोटा होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में है, तो प्यूपिल छोटा होगा। अब मान लो आते आते हम एकाएक आए और हम चले गए, एक मान लो कि टनल है, एक टनल है, एकाएक टनल आ गया सामने, हम बाइक चलाते हुए जा रहे थे, हम टनल के अंदर घुस गए। तो अब टनल के अंदर घुसेंगे, टनल के अंदर है अंधेरा, मतलब रोशनी कम है ना, तो मुझे क्या लगेगा, टनल अंधकार से भरा हुआ लगेगा। क्यों अंधकार से भरा हुआ लगेगा, क्योंकि मेरा प्यूपिल था छोटा। अब एकाएक हम ऐसे रीजन में आ गए जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम है, वहाँ पे लाइट, सराउंडिंग में लाइट कम है, तो प्यूपिल को एडजस्ट होने में कुछ तो टाइम लगेगा। अरे प्यूपिल का साइज अभी छोटा है, क्योंकि बाहर हम बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा हम धूप में थे, तो प्यूपिल छोटा था। एकाएक हम टनल के अंदर आए, वहाँ लाइट कम है, तो उसके हिसाब से प्यूपिल एडजस्ट होने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो उतने देर तक हमें क्या लगेगा कि थोड़ा सा अंधेरा है, फिर कुछ देर के बाद हम एडजस्ट कर लेंगे। इस बात का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है कि मान लीजिए आप रात को पढ़ रहे हैं घर में, और लाइट जल रही है, बिल्कुल अच्छी तरह से लाइट जल रही है। एकाएक क्या होता है ना, बिजली जाती है कट, लाइट गई कट, तो घर में आपको घुप अंधेरा लगता है, अरे पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता, हाथ को हाथ नहीं दिखता, ऐसा हो जाता है एकदम सिचुएशन। फिर कुछ देर तक आप उसी अंधेरे में
गाना उना गा के बैठे हुए कुछ देर में आपको लगेगा अरे कुछ कुछ दिखने लगा, किताबें दिखने लगी, कुछ कुछ व्हाइट व्हाइट थोड़ा बहुत चारों तरफ दिखने लगता है। क्यों दिखने लगता है? बिकॉज प्यूपिल एडजस्ट हो जाता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है, तो फिर वो कम लाइट से भी लाइट हमारे आंखों के अंदर जाने लगती है ठीक ठाक मात्रा में, तो हमें दिखने लगता है। फिर मजा आने लगा, ठीक है सब ठीक है। एकाएक क्या हुआ, अब तुम्हारा आंख एडजस्ट ही किया था कि लाइट घुप से फिर आ गई, बुक लाइट आया, अब लाइट आया, अब क्या होगा, अब तुम्हारा आंख बंद हो जाएगा। तुम्हारा आंख क्यों बंद हो जाएगा? आंखें चुंदिया जाएंगी, आंखें बंद हो जाती है। इस बात को आपने सबसे ज़्यादा कब फील किया होगा बताएं? जब आप मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं। जब आप मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं और सुबह सुबह मोबाइल का अलार्म बजता है, आप ऐसे आंख खोलते मोबाइल का अलार्म बंद करने के लिए, आपको बंद करने का बटन दिखते ही नहीं रहता है, कहाँ दबाएं? क्योंकि आपके आंखों का प्यूपिल जो है, आप सोए रहते हैं तो प्यूपिल बड़ा हो गया रहता है, रोशनी रहती नहीं तो प्यूपिल बड़ा रहता है, और जब तुम्हारा आंख खुलता है तो मोबाइल से सीधे रोशनी आंखों के अंदर जाती है, आपकी आंखें चुंधिया जाती है और आपको कुछ एडजस्ट करने में कुछ समय लग जाता है। फील किए होंगे आप मॉर्निंग में इस टाइम को, अगर आप अलार्म कभी बंद किए होंगे तो होती क्या है ना, हमारा प्यूपिल लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से साइज को एडजस्ट करता है और वो एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। तो इसीलिए जब हम एकाएक बहुत ज़्यादा ब्राइटर रीजन से एकाएक हम डार्कर रीजन में जाते हैं तो कुछ देर तक हमें विजन नहीं आता है, यानी कुछ देर तक हमें नहीं दिखता है, अंधेरा सा लगता है। या एकाएक हम डार्कर रीजन से ब्राइटर रीजन में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, चुंधिया जाती है। क्यों? क्योंकि प्यूपिल का साइज एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। कभी आपने सोचा है उल्लू दिन में नहीं देखता है? जनरली लोग कहते होंगे कि उल्लू दिन में नहीं देखता है। क्यों दिन में क्यों नहीं देखेगा? क्या दिन में लाइट नहीं जाता है? उसका आंख क्या अद्भुत है? उसका भी आंख तो हम ही लोगों की आंख की तरह है, जैसे हम लोग का आंख काम करता है उसी तरह से उल्लू का भी आंख काम करता है। लेकिन उल्लू की क्या होता है ना, प्यूपिल बहुत बड़ा होता है। उल्लू का जो प्यूपिल होता है वो बहुत बड़ा होता है, और बहुत बड़ा प्यूपिल होने की वजह से जब वो दिन के समय अपनी आंखों को खोलता है तो इतना ज़्यादा लाइट उसकी आंखों के अंदर जाता है कि वो फिर से लाइट को अपने आंखों को बंद कर लेता है, उसकी आंखें चुंधिया जाती है। समझ गए ना? इसीलिए वो आंखें बंद कर लेता है, इसीलिए वो दिन के समय नहीं देख पाता है। तो आई होप आपको प्यूपिल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सराउंडिंग में लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से प्यूपिल का साइज कम ज़्यादा होता है। अगर सराउंडिंग में लाइट कम है तो प्यूपिल बड़ा होगा, और सराउंडिंग में जब लाइट कम ज़्यादा है तो प्यूपिल छोटा होगा। ये सारा का सारा, और चेंज होने में कुछ टाइम लगता है, तो उतनी देर तक हमें विजन उतने फ्रेश नहीं दिखती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लाइट प्यूपिल के अंदर आया, और प्यूपिल के अंदर आके आप देखिए आई लेंस दिख रहा होगा। अब उसके अंदर है आई लेंस। आई लेंस क्या होता है? नाम से ही पता है, आई मतलब आँख, लेंस मतलब लेंस यानी आंखों का लेंस। इसे कई जगह पर क्रिस्टलाइन लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइन लेंस भी कहा जाता है। तो यह आप कहीं पर देखिए कितनी किताबों में लिखा रहता है आई लेंस, कितनी किताबों में लिखा रहता है क्रिस्टलाइन लेंस, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नेचुरल कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स समझ रहे हो ना आप? ऑब्वियस सी बात है, कन्वेक्स लेंस ही लगाएंगे, कनकेव नहीं लगा सकते, क्योंकि रियल इमेज चाहिए ना। अरे इमेज कहाँ बनाना है? स्क्रीन पर बनाना है, और रियल इमेज बनाने की कैपेसिटी सिर्फ किस लेंस में? कन्वेक्स लेंस में। याद रखिएगा, कनकेव लेंस कभी रियल इमेज नहीं बनाता। इन ईच एंड एवरी सिचुएशन कनकेव लेंस ओनली फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा इसको। तो हमारी आंखों के अंदर एक लेंस होता है जिसे हम आई लेंस कहते हैं, जो कि नेचुरल कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि बना हुआ होता है ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स और फाइबर्स से। किससे बना होता है? ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स से और फाइबर्स से। और वो जो प्रोटीन्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती हैं और सॉफ्ट होती है। तो आप आई लेंस को डिफाइन देखिए, आपके नोट में डिफाइन किया गया है आई लेंस को कि इट इज अ नेचुरल कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स। यानी ये एक नेचुरल कन्वेक्स लेंस है जो बना हुआ होता है ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स का। फ्लेक्सिबल समझ गए ना, जिसके दबाया मतलब साइज को बदला जा सकता है, तो फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स का बना होता है। और यही जो आई लेंस है, यही फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म करता है? रेटिना पर। अपना एडजस्ट करके इमेज को कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। समझ गए ना? तो आई लेंस ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग शार्प इमेज ऑन द रेटिना। रेटिना पर शार्प इमेज बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा आई लेंस ही रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं सिलियरी मसल्स की। अब देखो भाई, आई लेंस कहीं पर है तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ तो हिल डुल जाएगा ना वो। तो आई लेंस को पकड़ के रखता है सिलियरी मसल्स। कौन पकड़ के रखता है? सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स वैसे मसल्स हैं जो आई लेंस को पोजीशन में मेंटेन करती है और उसके फोकल लेंथ को चेंज करती है, उसके शेप को बदल करके। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सिलियरी muscles are the muscles which held the eye lens in position, जो आई लेंस को पोजीशन में रखता है, and changes the focal length of eye lens by changing its thickness।
एक बात बताइए, याद होगा आपको जब मैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था और जब मैं लेंस पढ़ा रहा तो मैंने वहाँ बताया था आपको कि मोटी लेंस का फोकल लेंथ कम होता है और पतले लेंस का फोकल लेंथ अधिक होता है। ये आपको पता है, इसीलिए पतले लेंस का पावर जो है सो कम होता है और मोटे लेंस का पावर अधिक होता है, पढ़ लिया हमने ऐसा। तो होता क्या है, आप देखो लेंस का, आप जानते हो हम सभी ने लेंस का फॉर्मूला पढ़ा है और लेंस का फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दिस इज द लेंस फार्मूला, दिस इज द लेंस फार्मूला। एक बात बताइए, अब हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसमें भी एक लेंस है, तो वो भी इस लॉ को, इस फार्मूला को फॉलो करेगी, बिल्कुल करना ही चाहिए। अब जरा गौर से देखिए, लेट सपोज हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो बहुत दूर है, जो बहुत दूर है, तो यू बहुत बड़ा है और आप जानते हो कि जब बहुत बड़ा होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर, तो इमेज बन रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट मान लो धीरे धीरे पास आ रहा है, तो ये बात आप अच्छी तरह जानते थे कि यू के बदलने से कौन बदलता था, भी बदलता था। अभी तक क्या होता था, लेंस का फोकल लेंथ ये एफ जो है, अभी तक क्या होता था, इन जनरल लेंस, जो जनरल ग्लास लेंस, जो ग्लासे का लेंस बनता है ना जनरली, तो जो जनरल ग्लास लेंस, सॉरी जनरल ग्लास लेंस जो होता है उसमें क्या फिक्स होता है, जो फोकस एफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एफ कांस्टेंट होता है तो भी के बदलने से कौन बदलता है, यू बदलता है। सॉरी, यू के बदलने से कौन बदलता है, भी बदलता है। यू के बदलने से भी बदलता है। लेकिन अब जरा हमारी आंखों के अंदर आइए, हमारी आंखों के अंदर आओगे तो एक बात बताओ, क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलेगा तो क्या आंख छोटा बड़ा होगा? अरे आंख का तो साइज वही रहेगा ना, 2.5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना बात को। तो आंखों का तो वही साइज रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट दूर हो या पास हो, भी तो फिक्स है, क्योंकि लेंस भी यही रहेगा, लेंस तो अपना पोजीशन नहीं बदलेगा, लेंस तो अपने पोजीशन पर फिक्स है और रेटिना भी अपने पोजीशन पर फिक्स है, यानी स्क्रीन भी अपने, रेटिना ही तो स्क्रीन है, रेटिना पर ही तो इमेज बनाना है, तो रेटिना तो फिक्स है अपने जगह पे, लेंस भी फिक्स है अपने जगह पे। तो यानी ये जो भी है लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस वो तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर तुमने इस फॉर्मूला में भी को कांस्टेंट कर दिया, अगर तुमने भी को कांस्टेंट कर दिया भैया, तो बचा कौन? अरे भी को कांस्टेंट कर दिया तो बचा कौन, यू और एफ। कौन बचा, यू और एफ। यानी अगर यू चेंज होगा तो क्या बदलना पड़ेगा, फोकल लेंथ को बदलना पड़ेगा। यानी हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ यू के हिसाब से चेंज होना चाहिए, तभी इमेज बन पाएगा। तो ये काम करेगा कौन? और आप बात जानते हो, फोकल लेंथ को बदलने के लिए किसको बदलने की जरूरत है, थिकनेस को बदलने की जरूरत है। तो ये काम करेगा कौन, हमारा सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल्स वैसी मसल्स होती है जो आई लेंस को अपने पोजीशन में मेंटेन करती है और उसके थिकनेस को भी चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। थिकनेस को क्यों चेंज करती है, जिससे कि फोकल लेंथ चेंज हो जाए और लगातार शार्प इमेज बनता रहे, कहां पर, रेटिना पर। यानी आई लेंस का थिकनेस कांस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए तो फ्लेक्सिबल है, इसीलिए क्या है वो फ्लेक्सिबल है, जिससे कि क्या हो सके, उसके शेप को हम बदल सके। तो सिलियरी मसल्स एकदम उसका डिफिनीशन देखिए, नोट में लिखा गया है कि द मसल्स विच हेल्प द आई लेंस इन पोजिशन एंड कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यानी कि उसके फोकल लेंथ को चेंज करता है ना, मतलब कंट्रोल करता है। अब देखिए कब लेंस पतला होगा, कब मोटा होगा। तो जो सिलियरी मसल्स होती है, देखिए सिलियरी मसल्स यहाँ है और सिलियरी मसल्स से सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती है। सुनो ध्यान से, सिलियरी मसल्स होती हैं दोनों, देखिए यहाँ आई बॉल में सिलियरी मसल्स यहाँ उभड़ा हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए ये जो आपको उभड़ा हुआ भाग दिख रहा है, दिस इज सिलियरी मसल्स, दोनों तरफ से सिलियरी मसल्स आपको दिख रही हैं। और यहाँ से आप देख रहे हो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट है जो जिससे अटैच है कौन, आई लेंस। तो सिलियरी मसल्स ने आई लेंस को पकड़ रखा है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब देखिए होगा क्या, जब भी लेंस को मोटा या पतला करना होगा, तो आप ये बात तो अच्छी तरह जानते हैं कि मूवमेंट जब भी होता है तो वो किसकी मदद से होता है, ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके क्या करेंगी, आई लेंस के थिकनेस को मेंटेन करेगी या उसके फोकल लेंथ को कंट्रोल करेगी। तो जब सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट करता है, जब सिलियरी मसल्स क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, तो सिलियरी मसल्स के अंदर आने से सस्पेंसरी लिगामेंट खींचती हैं और लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो व्हेन सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट, व्हेन सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट, आई लेंस बिकेम थिन, आई लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। एंड व्हेन सिलियरी मसल्स मतलब एक्सपैंड करती हैं, दोनों तरफ से एक्सपैंड करेंगी, दबाएंगी, तो आई लेंस बिकम थिक। तो ये मोटा पतला होने का सिस्टम है कि सिलियरी मसल जब कंट्रैक्ट करेंगी तो आई लेंस पतली हो जाएंगी, याद रखिएगा इस चीज को, व्हेन सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट आई लेंस बिकम्स thin, and when ciliary muscles expand, eye lens become thick,
ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, सिंपल सा हमारा ये प्रोसेस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आई लेंस के फोकल लेंथ को बदला जाता है। तो ठीक है भैया, अब यहाँ हो गया आई लेंस हो गया। आई लेंस के पीछे आते हैं तो बस कुछ नहीं है, खाली जगह और सीधे रेटिना है। तो है सीधे रेटिना। रेटिना क्या होता है? तो रेटिना हमारे आंखों का स्क्रीन होता है, सिंपल सी बात। इट इज द स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। इट इज द स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड image. Retina is the screen of human eye on which real, inverted and diminished image of object is formed. आया समझ में? रेटिना हमारे आंखों का स्क्रीन है जिस पर ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनता है? रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही। तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब एक बात बताओ, इतना बड़ा ट्रक हम देख लेते हैं कि आंख में ट्रक जितना बड़ा इमेज बनेगा, भाई छोटके इमेज ना बनेगा। तो तुमको के सर छोटका इमेज बनता है तो हमको ट्रक बड़ा कैसे दिख जाता है? ब्रेन नाम का भी दुनिया में कुछ चीज़ होता है, वो सब चीज़ मैनेज कर लेता है। और तुम ये भी कह सकता है सर अंदर में तो उल्टा इमेज बना, तो हमको ट्रक सीधे कैसे दिखा? क्वेश्चन तो ये भी उठता है। अरे नहीं, क्वेश्चन तो ये भी उठ सकता है कि अगर हमारी आंखें कैसा इमेज बनाती है, अगर हमारी आंखें बनाती हैं इन्वर्टेड इमेज, तो हमें सीधा दिखता कैसे? तो सिंपल सी बात है भैया, ब्रेन नाम का भी चीज़ है, बड़ा ही स्मार्ट है, वो सब चीज़ मैनेज कर लेता है, शेप को वो मैग्नीफाई भी करके देख लेता है, अपना सब चीज़ देख लेता है। समझ गए ना बात? तो ब्रेन का सारा कमाल है। तो रेटिना पर इमेज बनता है। अब है क्या? रेटिना पर होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। सिंपल सिंपल, अब देखिए एकदम प्रोसेस तरातर समझते हैं हम लोग। रेटिना पर होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, और दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। कौन कौन होते हैं? रोड्स एंड कॉन्स। अब आपको कि सर ये नाम कैसे आया? सिंपल सी बात है, शेप से आया। रॉड शेप सिलेंड्रिकल होती हैं और कौन शेप्स कोन शेप की होती हैं, इसलिए उसे रोड्स और कोन्स कहा जाता है। तो रेटिना कंटेन टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, वन इज रॉड्स एंड अदर इज कोन्स। ये दोनों होते हैं। रोड्स की अगर बात करें तो रॉड्स जो होती हैं ये होती हैं ब्राइटनेस के लिए सेंसिटिव। किसके लिए सेंसिटिव होती हैं? ब्राइटनेस के लिए सेंसिटिव। सॉरी, ब्राइटनेस नहीं, मैंने यानी कि जो ऑब्जेक्ट का शेप साइज है ना उसके लिए सेंसिटिव होती है, कि मतलब ऑब्जेक्ट का शेप साइज कैसा है। और ये अपना काम डिम लाइट में भी कर सकती है और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी कर सकती है, यानी ये डिम लाइट में भी काम करती है, अच्छे से काम करती है। समझ गए? तो देखिए रॉड्स को डिफाइन किया गया है आपके नोट में कि रॉड्स आर सेंसिटिव फॉर डिम लाइट व्हाइल कोन्स आर सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट। बिल्कुल, यानी कि रॉड्स जो होती हैं वो डिम लाइट में भी अच्छा काम कर लेती हैं, और कोन्स अपना अच्छा काम कब कर पाती हैं? ब्राइट लाइट में। अगर मैं रॉड्स की बात करूं तो रॉड्स जो होती हैं, रॉड्स शेप साइज को देखती हैं, और कोन्स जो होती है वो कलर को देखती है। यानी कि जैसे कि मान लो मैंने ये शर्ट पहन रखा है, तो मेरा आपके दिमाग में जो भी मेरा इमेज बन रहा है वो उसको अगर आप देखोगे तो आपका जो रॉड्स होगा वो मेरा शेप साइज बना रहा होगा, और जो आपका कोन्स है, जो आंखों का कोन्स है, वो कलर दे रहा होगा कि इसका शर्ट रेड है, चश्मा ब्लू है, समझ रहे हो, घड़ी ब्लैक है। ये कलर डिटेक्शन किससे हो रहा होगा? कोन्स से। यानी कलर के लिए सेंसिटिव कौन है? कोन्स। कलर्स के लिए कौन सेंसिटिव है? कोन्स। और जो रॉड्स हैं वो क्या करती हैं? वो शेप साइज सिर्फ देख पाती है। यही रीजन है कि रात को अगर आपके घर में चोर घुस जाए, भगवान न करे घुसे, लेकिन अगर घुस जाए, रात को घर में चोर घुस गया, घर में लाइट उट बंद है, तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि चोर ने किस कलर का शर्ट पहना था। इसीलिए किसी को भूत दिखता है ना तो उजले साड़ी में ही दिखता है। कोई भी आदमी कहेगा भूत कैसा होता है तो कहेगा उजला साड़ी में था। भाई तुमको उजला ही दिखेगा, क्योंकि अंधेरे में दिखा ना भूत तुमको। कहाँ दिखा भूत? अंधेरे में ना भूत दिखा रहे, तो तुमको वहां पे डिम लाइट था, तो तुमको आदमी को ही देख के भूत का भ्रम होता है जनरली। तो तुमको उस समय या तो वो ब्लैक दिखेगा या व्हाइट दिखेगा। उस समय तुमको कि हमको रेड ग्रीन ये सब दिखे नहीं दिखेगा, क्योंकि उस समय लाइट क्या था? डिम था। और डिम लाइट में हमारा कौन सा फोटो रिसेप्टर काम करते रहता है? कौन सा? हमारे रॉड्स काम करते रहते हैं, और रॉड्स जो हैं वो कलर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बात। तो जो ये रॉड्स और कोन्स होती हैं, चलिए आगे। तो इमेज बनता है, रॉड्स और कोन्स उन लाइट्स को रिसीव करती हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती हैं, नर्व इम्पल्सेस जनरेट करती है। याद कीजिए मैंने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में बड़े अच्छे से समझाया था कि कैसे हमारे सेंस ऑर्गन इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कहाँ तक? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, हमारे ब्रेन तक। याद होगा आपको कि क्या होता है, जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो सिग्नल्स जनरेट करती हैं, फिर वो सिग्नल्स न्यूरॉन को दिया जाता है, न्यूरॉन के डेंड्राइट से वो आता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में, फिर वहाँ पर साइनेप्स होता है। याद होगा ना पूरी चीज़ें, वो आपको याद है। तो यही होता है कि जो हमारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स है, रॉड्स और कॉन्स, वो सिग्नल जनरेट करते हैं। जो इमेज बना उसके लिए वो क्या करते हैं? सिग्नल जनरेट करते हैं, और उस जनरेटेड सिग्नल को भेजा जाता है किसे? ब्रेन को।
किसे भेजा जाता है? ब्रेन को। अब एक बात बताइए, याद कीजिए, अगर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपको याद होगा, हमारे हेड में, अच्छा एक बात बताओ, हमारी आइज कहाँ मौजूद है? स्कल में। तो यहाँ कौन सा नर्व आया होगा? क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व? ऑब्वियस सी बात है क्रेनियल नर्व। अरे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, मैंने दो तरह के नर्व्स बताए थे आपको कि क्रेनियल नर्व वो होता है जो ब्रेन से अटैच करता है बॉडी पार्ट्स को, और स्पाइनल नर्व वो होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करता है बॉडी पार्ट्स को। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुआ जानकारी रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो हमारी आंखों में कौन सा नर्व आया होगा? क्रेनियल या स्पाइनल? ऑब्वियस सी बात है क्रेनियल, क्योंकि हमारे स्कल में। यही रीजन है कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है ना, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, आप देखिए सारे के सारे हमारे स्कल में ही है। ईयर, आई, नोज, टंग, स्किन तो पूरे बॉडी में कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हो बात? कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे सेंस ऑर्गन को भगवान ने कहाँ सेट किया? हमारे स्कल में सेट किया कि वो जल्दी से ब्रेन को इन्फॉर्म कर सके। अगर सोचो हमारा जो आँख है वो घुटना में लगा होता तो क्या होता? हमारा आँख घुटना में होता तो दिक्कत ये होता कि घुटना में से हम आँख में से देखते तो वहाँ से सिग्नल को भेजते ब्रेन में, तो टाइम लग जाता ना कुछ। अरे समझ रहे हो भैया? तो कुछ टाइम टेकिंग हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सारे जो सेंस ऑर्गन है उसको कहाँ फिट करो? स्कल में फिट करो। दूसरा फायदा ये भी है कि स्कल में होने से कि आँख थोड़ा ऊंचाई पर है तो ज़्यादा लंबा क्षेत्र दिखता है। घुटना में होता तो बेंच आ जाता बीच में। समझ रहे हो ना बात को? तो ये सारी बातें हैं। तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है वो हमारे स्कल में क्यों है, इसका भी आपको लगभग थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिग्नल्स जनरेट करती है, उन सिग्नल्स को भेजा जाता है किसे? ब्रेन को। और वो भेजेगा किसकी मदद से? ऑप्टिक नर्व की मदद से। किसकी मदद से? ऑप्टिक नर्व की मदद से। तो अगला पार्ट है हमारे ह्यूमन आई का। तो देखिए ऑप्टिक नर्व डिफाइन किया गया है, इट इज़ द बंडल ऑफ नर्व सेल्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड इंटरिंग द आईबॉल। यानी कि ऑप्टिक नर्व जो होता है वो ब्रेन से आईबॉल को कनेक्ट करने वाली नर्व्स होती हैं, और इन्हीं नर्व्स के थ्रू किसे भेजा जाता है? सिग्नल्स को भेजा जाता है। अब एक बात बताइए, ऑप्टिक नर्व कौन सा नर्व हुआ? सेंसरी नर्व या मोटर नर्व? बताओ, सेंसरी नर्व या मोटर नर्व? आपको पता होगा दो तरह के नर्व्स मैंने बताए थे, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो जो सिग्नल ले जाता है वो क्या कहलाता है? सेंसरी नर्व्स। और जो लाता है वो क्या कहलाता है? जो सिग्नल ब्रेन से लाता है वो क्या कहलाता है? मोटर नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व तो ले जाने का काम कर रहा है, तो वो कौन सा नर्व होगा? सेंसरी नर्व होगा। तो ठीक है, तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं? सिग्नल्स को ले जाती हैं फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन। और ब्रेन के अंदर में, हमारे ब्रेन के अंदर में एक, आप जानते हो हमारे सेरेब्रम में अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीज़ के लिए जगह बनाया गया है कि यहाँ सेंस ऑफ विजन होगा, यहाँ सेंस ऑफ हियरिंग होगी, यहाँ सेंस ऑफ टच होगा। बताया था मैंने आपको सेरेब्रम के अलग अलग रीजन्स अलग अलग काम के लिए स्पेसिफाइड होते। तो यहाँ से हमारा सिग्नल जाएगा और हमारा जो सेरेब्रम का वो पार्ट है वहाँ पर जाके हमें विजन का सेंसेशन प्रोड्यूस होगा और हमें वो चीज़ दिख जाएंगी। यही है पूरे देखने का सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नोट में लिखा गया है कि इट इज द बंडल ऑफ इट ट्रांसमिट सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय रॉड्स एंड कॉन्स टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? सिग्नल्स को ले जाती है रॉड्स और कॉन्स से कहाँ तक? ब्रेन तक। तो ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा भी आंख में कुछ होता है क्या? तो बिल्कुल आंख के अंदर इसके अलावा भी कुछ होता है। क्या होता है वो हम समझते हैं। देखो भैया, अगर तुम इस आंख के डायग्राम को गौर से देखो तो तुमको इसमें दो चैम्बर दिख रहे होंगे। अगर इसको गौर से देखो तो इसमें आपको दो चैम्बर दिख रहे होंगे, एक आई लेंस के पीछे का चैम्बर और एक आई लेंस के आगे का चैम्बर। आई लेंस से कॉर्निया के बीच में घिरा हुआ चैम्बर, देखो ये भी एक चैम्बर बन गया और पीछे में एक चैम्बर बन गया। दो पार्ट्स में है ना आंख। अरे दो चैम्बर्स दिख रहे हैं आपको। तो ये जो आगे वाला चैम्बर है जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच, उसमें एक वाटरी लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या है? तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज एक्वस ह्यूमर, तो आप कहोगे एक्वस ह्यूमर इज अ वाटरी फ्लूइड which fill the empty space बिटवीन कॉर्निया एंड आइलेंस। आइलेंस और कॉर्निया के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, उसको भरने का काम कौन करता है? एक्वस ह्यूमर करता है। और ये वाटरी लिक्विड होता है एंड ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग होती है। कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग कहने का मतलब कि अगर किसी वजह से एक्वस ह्यूमर मान लो कि बह गया या कुछ ऐसा हो गया या कीड़ा उड़ा पड़ गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो अगर एक्वस ह्यूमर फिर से प्रोड्यूस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से बनाया जा सकता है, रीजनरेटिव है, ये फिर से बन जाएगा। लेकिन आइलेंस और रेटिना के बीच ये जो चैम्बर है, इसमें भरा हुआ होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस, फ्लूइड नहीं, जेली लाइक सब्सटेंस। यू नो जेली लाइक मीन सेमी सॉलिड, ना सॉलिड ना लिक्विड। तो एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। तो दो ह्यूमर हो गए, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। दोनों देखिए आपके नोट में डिफाइन किया गया है। एक्वस ह्यूमर को लिखा गया है कि इट इज द वाटरी लिक्विड व्हिच फिल द एम्प्टी स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइलेंस। यानी कि एक वाटरी लिक्विड है जो स्पेस भरता है किसके बीच? कॉर्निया और आइलेंस के बीच का। और विट्रस ह्यूमर के बारे में लिखा गया है कि इट इज जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच फिल द एम्प्टी स्पेस बिटवीन आइलेंस एंड रेटिना। आइलेंस और रेटिना के बीच के खाली जगह को भरता है कौन? तुम्हारा विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर वाटरी लिक्विड है और विट्रस ह्यूमर जेली लाइक सब्सटेंस है। और एक बात याद रखना, विट्रस ह्यूमर
एक ही बार जीवन में बनता है, एक बार वो बनता है, उसके बाद अगर कभी किसी इंजरी की वजह से विट्रस ह्यूमर बह गया तो बात खत्म, आँख खराब हो जाएगी। विट्रस ह्यूमर रीजनरेटिव नहीं होती है, वो जीवन में एक ही बार बनता है। एक्वस ह्यूमर रीजनरेटिव होता है। देखिए कई बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो टीयर्स होता है वो एक्वस ह्यूमर का ही पार्ट होता है। नहीं, टीयर्स बनाने के लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, वो अलग चीज़ है, टीयर्स अलग होता है, समझ गए। तो टीयर्स लैक्रिमल ग्लैंड्स बनाती है, वो ना एक्वस ह्यूमर का पार्ट है ना विट्रस ह्यूमर का पार्ट है। इसको इस कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको एक्वस ह्यूमर भी समझ में आ गया होगा और विट्रस ह्यूमर भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए रेटिना जो होती है ना, उसमें दो स्पॉट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। रेटिना में दो स्पॉट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है येलो स्पॉट और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ये दो स्पॉट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है येलो स्पॉट और क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट? एक बात बताओ, कभी मोबाइल चलाए हो? बिल्कुल, हाथ में भी मोबाइल है तो मोबाइल तो चला ही रहे हो। मोबाइल में पोर्ट्रेट मोड होता है, मोबाइल में पोर्ट्रेट मोड होता है, जानते हो पोर्ट्रेट मोड? बिल्कुल जानता होगा, तुम लोग क्या नहीं जानता है मोबाइल में पोर्ट्रेट मोड होता है। पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है ना, आप फोटो खींचोगे और क्लिक कर दोगे, जैसे मेरा फोटो कोई खींचेगा और पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक कर देगा मेरे फेस के ऊपर, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। यही होता है ना पोर्ट्रेट मोड, जानते हो आप लोग। ये पोर्ट्रेट मोड मोबाइल कैमरा में आज आया है, हमारे आंखों में न जाने कब से है। किसी भी आदमी के चेहरे की तरफ गौर से देखिए, उसके चारों तरफ का जो है ना ब्लर हो जाएगा आपको। अब देखिएगा गौर से, अगर अभी आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं ना तो ये बोर्ड आपको ब्लर हो जाएगा। आप बोर्ड को देखोगे तो मेरा चेहरा ब्लर हो जाएगा, करके देख लो। आप इस फोटो को देखने का ट्राई करो, मेरा चेहरा ब्लर हो जाएगा, और मेरे चेहरे को देखोगे ये फोटो ब्लर हो जाएगा। यानी हमारे आंखों में ये पोर्ट्रेट मोड न जाने कब से है, समझ रहे हो बात? तो ये होता क्या है, ये ऐसे क्या होता है? या एक बार बताओ, किसी भी आदमी को जब हम देखते हैं, किसी भी आदमी को जब हम देखते हैं तो जब उसको हम गौर से देखते हैं तो हम अपने रेटिना, हम अपने कॉर्निया को उसकी तरफ घुमा देते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई किसी आदमी को वहाँ से हम आते हुए देख रहे हैं तो ऐसे हम देखेंगे, ऐसे ले गए ना, अपने आई बॉल को रोटेट करके उसके सामने एकदम रखते हैं कि देखो भैया तुमको हम देख रहे हैं, समझ रहे हो बात? इसे कहते हैं घूरना, कहते हैं लोग घूर रहे हो क्या है भाई, तो यही बात होता है। तो हमारी आंखों के अंदर जो रेटिना होता है, आई लेंस के ठीक सामने यहाँ जो रेटिना होती है ना, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा जो है ना आगे की ओर होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और वो येलो कलर का होता है, इसी को कहते हैं येलो स्पॉट। और हम जिस चीज़ को बड़े गौर से हमें देखना होता है, जिस चीज़ को हमें गौर से देखना होता है, उसका इमेज हमारी आंखें कहाँ बनाती है? येलो स्पॉट पे बनाती होती है। कहाँ बनाती है? येलो स्पॉट पे बनाती है, समझ गए बात? उसकी आंखें सॉरी हमारा जो आंख है वो उसका इमेज बनाता है येलो स्पॉट पर। येलो स्पॉट थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा बल्गिंग होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और कलर में कैसा होता है? येलो। और वहाँ जो रॉड्स और कोन्स की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अन्य जगहों की तुलना में। रेटिना के अन्य जगहों की तुलना में वहाँ पर रॉड्स और कॉन्स का नंबर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे बनने वाला इमेज हमें बड़ा ही एकदम साफ दिखता है, एकदम वो क्या है, क्रिस्टल क्लियर दिखता है। तो येलो स्पॉट देखिए आपको डिफाइन किया गया है कि इट इज द सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ रेटिना, यानी ये रेटिना के सेंटर में सिचुएटेड होता है, व्हिच इज स्लाइटली राइड, यानी थोड़ा सा राइड होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, येलो इन कलर एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना, यानी ये थोड़ा सा राइड होता है और ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है रेटिना का, यानी यहाँ पर रॉड्स और कोन्स की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया येलो स्पॉट। और जिस भी चीज़ को हमें गौर से देखना होता है, जिसके चेहरा को हम गौर से देख रहे होते हैं, वो ब्लर हो जाता है। जैसे आप कभी देखोगे कि अगर आप पेपर पढ़ रहे हो तो आप जिस शब्द को पढ़ रहे हो अगल बगल का शब्द ब्लर होता है। आप जनरली देखिएगा जब आप पढ़ते हो ना तो पेज आपको दिखता है, बाकी अगल बगल का ब्लर हो जाता है। ये बड़ा ही हमारे आंखों में ये पोर्ट्रेट मोड पहले से ही फिट है। तो जो पोर्ट्रेट मोड ये किसकी वजह से? येलो स्पॉट की वजह से। आया समझ में? तो जो हम जहां पर हमें गौर से देखना होता है वो येलो स्पॉट पे उसका इमेज बनता है। अच्छा, येलो स्पॉट हो गया, समझ गए? येलो स्पॉट रेटिना के सेंटर में होता है, थोड़ा सा राइड होता है और येलोइश इन कलर होता है, और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे रेटिना का। आगे बढ़ जाते हैं, हम आते हैं ब्लाइंड स्पॉट की तरफ। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? तो देखो रेटिना के जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती हैं बाहर, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व बाहर निकलेंगी ना, यहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर आने, तो ये जो रीजन है, ये जहां से ऑप्टिक नर्व लीव कर रही है वो कहलाती है ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। क्यों कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट ये बताओ। देखो ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहलाता है क्योंकि जहां से ऑप्टिक नर्व रेटिना को लीव करती है वहां पर रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होता है। वहां पे कोई रॉड्स या कॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, ना वहां कोई रॉड्स है ना वहां कोई कॉन्स है। एक बात बताओ, अगर वहां रॉड्स और कोन्स नहीं है तो वहां जिस चीज का इमेज बनेगा क्या वो हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां जिसका इमेज बना इधर बनेगा वो दिख जाएगा, इधर बनेगा वो दिख जाएगा, लेकिन चूंकि इस रीजन में कोई रॉड्स और कॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो कोई रॉड्स और कॉन्स अगर अवेलेबल ही नहीं है तो वहां पर जिस चीज का इमेज बनेगा वो हमें नहीं दिखेगा। वो हमें क्या होगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा?
क्योंकि वहां पे रॉड्स और कॉन्स है ही नहीं, तो उस स्पॉट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। देखिए आपके नोट में डिफाइन किया गया है कि इट इज द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व इंटर्स द आईबॉल, यानी वो पॉइंट है जहां पर ऑप्टिक नर्व आईबॉल में इंटर करती है। इंटर करती है, लीव करती है, बात इधर से सोचो तो इंटर करती है, इधर से सोचो तो लीव करती है, इंटर करती है, इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज नो रॉड्स एंड कॉन्स आर प्रेजेंट। वहां पर कोई रॉड्स और कॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ड्यू टू विच इमेज फॉर्म्ड ऑन दिस स्पॉट इज नॉट विजिबल टू अस, जिसकी वजह से वहां बनने वाला इमेज हमारे लिए विजिबल नहीं होता है। तो ये सारी बातें थी हमारी आंख के रिलेटेड। आई होप आपको आंख की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आंख के पार्ट्स समझ में आ गए होंगे, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, जितने भी पार्ट्स हैं नोट पढ़ लोगे पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं वर्किंग ऑफ आई की तरफ, हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। तो कुछ कुछ बातें हमें पढ़नी है, जिसमें हमें सबसे पहला पढ़ना है पावर ऑफ एकोमोडेशन। बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की। क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन? तो देखो भैया, पावर ऑफ एकोमोडेशन बड़ी ही अद्भुत चीज़ होती है। कैसे वो समझिए, बड़ी सिंपल सी बात है, बस सिंपल सुन लीजिए। देखिए हम लोग जब हम जो इस दुनिया को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट पोजीशन अलग अलग होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग होता है, लेकिन हमारी आंखों के अंदर मैंने अभी तुरंत बताया इमेज डिस्टेंस तो फिक्स है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से हमारी आंखों के अंदर हमारे आंखों के फोकल लेंथ को बदलने की एबिलिटी होती है, हमारे आंखों के आई लेंस के फोकल लेंथ को बदलने की एबिलिटी होती है। और ये जो पावर है हमारे आंखों की कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से अपने फोकल लेंथ को, अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, इसी एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। सिंपल सा बात है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से हम जो अपने आंखों के अंदर हमारी आंखों की जो एबिलिटी होती है कि वो अपने आई लेंस के थिकनेस को बदल करके फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिससे कि शार्प इमेज बनता रहे रेटिना पर, इसी पावर को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो देखिए लिखा गया है, पावर ऑफ एकोमोडेशन को डिफाइन किया गया है कि द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई लेंस बाय चेंजिंग इट्स थिकनेस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी आंखों की ये क्षमता होती है कि अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को, उसके थिकनेस को बदल करके बदल लेता है, इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इसी पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से हमें नज़दीक की चीज़ें भी साफ साफ दिखती हैं और दूर की चीज़ें भी साफ साफ दिखती हैं। अगर ये पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं होता तो या तो हमें दूर का साफ साफ दिखता है या नज़दीक का साफ साफ दिखता, क्योंकि आई लेंस का थिकनेस चेंज ही नहीं होता। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बातें होती हैं। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से हम जो नॉर्मल ह्यूमन आई होता है, नॉर्मल ठीक ठाक ह्यूमन आई होता है, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी साफ साफ दिख लेता है और फार ऑब्जेक्ट को भी साफ साफ दिख लेता है। ठीक है, क्लियर है? जब दूर से आने वाला लाइट, सुनो ध्यान से, जब दूर से आने वाला लाइट होता है, बहुत दूर से आने वाला लाइट, तो आई लेंस पतली होती है, आई लेंस पतली होती है, लाइट आता है। देखो अब जरा यहाँ सोचने की बात है कि हमारे आंखों के अंदर जो लाइट आती है उसका रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एनटीएससी कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए लाइट जब आती है, लाइट आ रही है, तो सबसे पहली बार लाइट का रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर। जो ही लाइट इंटर करेगा आंखों के अंदर, तो जो ही लाइट आएगा तो बाहर में एयर है, कॉर्निया है, अंदर में एक्वस ह्यूमर है। अरे सोच, अरे ये कॉर्निया, बाहर में कौन? एयर। अरे भाई तो हवा में है ना, एयर, कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे क्या? एक्वस ह्यूमर, आई लेंस तक। तो लाइट का पहला रिफ्रैक्शन यही होगा, कॉर्निया और एक्वस, कॉर्निया पर पहली बार रिफ्रैक्शन होगा। फिर लाइट कहाँ जाएगा? यहाँ लेंस के पहले सरफेस पर टकराएगा। एक बार लाइट का रिफ्रैक्शन यहाँ भी होगा, जब लाइट कहाँ से कहाँ जाएगा? एक्वस ह्यूमर से आई लेंस में। और फिर एक बार और रिफ्रैक्शन होगा जब वो आई लेंस से बाहर आएगा, किसमें? विट्रस ह्यूमर में। यानी जब लाइट ऑब्जेक्ट से चलकर हमारी आंखों के अंदर आता है और फाइनल इमेज बनाता है, तो ऑब्जेक्ट से आने में और रेटिना तक फाइनल इमेज बनने में लाइट का रिफ्रैक्शन कितनी बार? 3 बार। पहली बार कहाँ? एट कॉर्निया। दूसरी बार कहाँ? फर्स्ट सरफेस ऑफ आई लेंस। ठीक है, यहां पर लाइट कहां से कहां जा रहा है? एक्वस ह्यूमर से आई लेंस में जा रहा है। एंड तीसरी बार कहां? जब वो आई लेंस से आ रहा है विट्रस ह्यूमर में। तो 3 बार हुआ ना रिफ्रैक्शन। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक रिफ्रैक्शन कहां होता है? आई लेंस में या कॉर्निया पर? कहां? आंसर है कॉर्निया पर। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है वो कहां हो जाता है? कॉर्निया पर ही हो जाता है। तो आप कहोगे सर तो फिर आई लेंस क्या करता है? भैया आई लेंस बस इस बात को निश्चित करता है कि इमेज हर कंडीशन में कहां बने? रेटिना पर ही बने। जब हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो आई लेंस को कोई मेहनत करना भी नहीं पड़ता, आई लेंस अपने नॉर्मल थिकनेस पे रहता है, अपने आप इमेज कहां चल जाता है?
रेटिना पर चल जाता है, अपने आप इमेज बन जाता है रेटिना पर, सिलियरी मसल को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है, हमारे आई लेंस को मोटा होना पड़ता है, क्योंकि यू कम हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, यू कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से फोकल लेंथ को भी क्या करना होगा, कम करना होगा। अरे क्योंकि भी फिक्स है ना, तो उसके हिसाब से फोकल लेंथ को कम करना होगा, तो लेंस को मोटा करना होगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, याद रखना, कभी अगर किसी आदमी का आंख का रिपोर्ट पढ़ा होगा चश्मा उस्मा वाला, तो उस पर लिखा रहता है 6/6 आई। लोग कहता है कि मेरा आंख 6/6 है। क्या मतलब है 6/6? देखिए 6 मीटर का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे लिए इन्फिनिटी हो जाता है। 6 मीटर का डिस्टेंस हमारी आंखों के लिए क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। 6 मीटर से दूर अगर हम कुछ भी देख रहे हैं तो हमारी आंखों के लिए वो इन्फिनिटी है। समझ रहे हो बात? 6 मीटर के अंदर जो ही आना शुरू हुआ तो फिर उसके बाद आई लेंस का काम शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, सिलियरी मसल्स आई लेंस को मोटी करती जाएगी, करती जाएगी। ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, और सिलियरी मसल्स आंखों को मोटा करती, आई लेंस को मोटा करती जा रही। एक लिमिट होगा मोटा करने का। एक समय ऐसा आएगा जब सिलियरी मसल्स पूरा दम लगा देगा, पूरा एकदम दाब दिया है, एकदम सिलियरी मसल्स पूरा गोल कर दिया आई लेंस को, लेकिन तुम ऑब्जेक्ट को और पास ले आया। तब सिलियरी मसल जवाब देगा, बोलेगा ना गधा, नहीं होने वाला हमसे, अब तो बहुत नज़दीक ले आया। तो होता क्या, जैसे दूर में देखो मेरा आँख है, हमको दिख रहा है, हम इसको पास ला रहे, मेरा सिलियरी मसल्स कर रहा होगा मोटा आई लेंस को, बस देखो ब्लर हो गया। यहाँ के बाद यहाँ तक मेरा साफ है, उसके बाद मेरा ब्लर हो गया। मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पर जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ इतना पास में, तो मेरे सिलियरी मसल्स ने जवाब दे दिया। मेरे सिलियरी मसल्स ने कहा कि अब मैं आई लेंस को मोटा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम इतना यू कम कर दिए कि उतना ज़्यादा एफ को कम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। समझ गए बात? आया समझ में? तो यही पूरा सिचुएशन चलता है, सिचुएशन चलता है। देखिए एक लाइट पैराग्राफ बड़ा अच्छा से लिखा गया है कि व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर इन आवर आइज, देन इट इंटर्स इन द आई एंड गेट रिफ्लेक्टेड एट कॉर्निया। द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉर्निया। देखा, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, कॉर्निया पर। अभी मैंने तुरंत बताया। द आई लेंस मेक्स इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। आई लेंस जो होता है वो फाइनल इमेज बनाता है, शार्प इमेज बनाता है रेटिना पर। चलो ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, तो हमने क्या देखा, देखो अब सुनो भाई, हमने कहा कि मैक्सिमम डिस्टेंस 6 मीटर तक अगर हमें दिख गया, देखो आंखों में क्या है ना, अगर 6 मीटर तक तुम्हें दिख गया, अगर किसी आदमी को 6 मीटर तक दिख रहा है तो उसको इन्फिनिटी तक दिख जाएगा, गड़बड़ी होती है उसी में। तो हाँ देखिए, क्षमता होती है हमारी आंखों की। नियर पॉइंट और फार पॉइंट दो होती है। रेंज ऑफ विजन पे हम लोग अब बात कर रहे हैं कि हमारा रेंज ऑफ विजन क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक हमें दिखता है। तो रेंज ऑफ विजन पे हम बात कर रहे हैं। तो एक होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। एक होता है नियर पॉइंट और एक होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है वो समझो, और फार पॉइंट क्या होता है वो समझो। नियर पॉइंट का मतलब है वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से तुम्हें दिखना शुरू होता है। जैसे मैंने कहा, जब मैं यहां पे रखता हूं तो मुझे नहीं दिखता है। अब देखो इसको मैं दूर करूंगा, यहां से मुझे दिखने लगा, तो दिस इज माई नियर पॉइंट। समझ गए? वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से मुझे दिखना शुरू हुआ वो हुआ नियर पॉइंट, और इसको मैं दूर करते जाऊंगा। मैं इसको कहीं भी लेके चले जाऊंगा ना, मुझे दिखता रहेगा। यानी मेरा जो नियर पॉइंट है वो यहाँ है और मेरा फार पॉइंट इन्फिनिटी पर है। आया समझ में? इसी को कहते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट। सिंपल डिफिनीशन पढ़ लो के बाद में समझ में आ जाएगा। नियर पॉइंट का मतलब हुआ वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से तुम्हें दिखना शुरू हुआ, और फार पॉइंट का मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक तुम्हें दिख रहा है। आया समझ में? तो देखिए आपके हम नोट में पढ़ के सुनाते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट का डिफिनीशन। नियर पॉइंट के बारे में लिखा गया है कि द नियरेस्ट पॉइंट अप टू व्हिच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी वो नियरेस्ट पॉइंट है जहां तक आपको क्लियरली दिखता है, जिसके अंदर रखने पर आपको क्लियरली नहीं दिखता है, वो कहलाता है नियर पॉइंट। और नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई जो होता है उसका नियर पॉइंट हम लेके चलते हैं 25 सेंटीमीटर। क्या लेके चलते हैं? 25 सेंटीमीटर। इसे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। नियर पॉइंट को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लीस्ट डिस्टेंस है, कम से कम डिस्टेंस है जहां पे हमें शार्प विजन होगा, दिखेगा। लेकिन एक बात बताइए, सबका नियर पॉइंट क्या 25 सेंटीमीटर पे होता होगा? नहीं। जब नया नया में बच्चा पैदा होता है तो उसका नियर पॉइंट यहाँ पर होता है, एकदम सट के। क्यों? क्योंकि उस समय उसका आई लेंस भी फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है। आई लेंस उसका क्या होता है? ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और उसका सिलियरी मसल्स भी मजबूत होता है। तो उस समय वो खूब एकदम मोटा पतला करता है सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, तो एज जब बढ़ता है तो हमारा आई लेंस कड़ा होता जाता है। हमारा आई लेंस क्या होता है? कड़ा होता जाता है, और हमारा सिलियरी मसल्स कमज़ोर होता जाता है। अरे भाई मेहनत करेगा तो कमज़ोर होगा ना। तो सिलियरी मसल्स कमज़ोर होती जाती हैं एज बढ़ने के साथ, और आई लेंस कड़ी होती जाती है। इन दोनों वजहों से हमारा नियर पॉइंट दूर होने लगता है। इसलिए बूढ़े लोग देखेंगे ऐसे पेपर पढ़ते रहते हैं, ऐसे करके,
देखा है, ऐसे करके पेपर पढ़ते रहते, क्यों? क्योंकि उनका नियर पॉइंट दूर चला गया। तो नॉर्मल, अब एक डिस्टेंस को तो हमें बनाना था नॉर्मल, तो हमने 25 सेंटीमीटर को क्या बना दिया, नॉर्मल। जैसे मेरे आंखों का भी देखा जाए तो इतना पे मेरा नियर पॉइंट है, तो नियरली कितना होगा, 10 सेंटीमीटर के आसपास मेरा नियर पॉइंट है। तो क्या मेरा आँख खराब है? नहीं, वो मिनिमम 25 होना चाहिए। 25 के कम है तो ठीक है, लेकिन 25 से अधिक हुआ तो मतलब गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हुई, नेक्स्ट लेक्चर में, डिफेक्ट ऑफ विजन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए ठीक है, तो नियर पॉइंट हुआ। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट कितना लेते हैं हम लोग, 25 सेंटीमीटर पे मान के चलते हैं। और फार पॉइंट मतलब हुआ कि मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आपको दिखता है। देखिए फार पॉइंट को भी डिफाइन किया गया कि द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई टिल विच द आई कैन सी क्लियरली, यानी कि वो दूर से दूर पॉइंट जहां तक आपको क्लियरली दिख रहा है वो कहलाता है फार पॉइंट। और जो नॉर्मल आई होता है, जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई होता है, उसके लिए फार पॉइंट होती है इन्फिनिटी पर। कहाँ होती है, इन्फिनिटी पर। तो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट है इन्फिनिटी पर। समझ गए? तो यानी कि नियर पॉइंट 25 और फार पॉइंट इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। तो जो नॉर्मल ह्यूमन आई होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर और इन्फिनिटी तक एकदम साफ साफ देखता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है नॉर्मल आई के लिए। लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत हो गई, किसी को ऐसा है कि उसको 25 से दूर चला गया, यानी कि 30 से उसको दिखना शुरू हुआ, या 40 से दिखना शुरू हुआ, मीन्स मतलब उसका आंख में गड़बड़ी हो गई। या मान लो इन्फिनिटी तक नहीं दिखा, 5 मीटर तक दिखा, 3 मीटर तक दिखा, 2 मीटर तक दिखा, तो फिर गड़बड़ी होगी। डिफेक्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके ठीक है। तो नॉर्मल आई के लिए याद रखिएगा, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रेंज ऑफ विजन क्या है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। चल गए, सीधी सी बात है। देखो भैया सीधी सी बात है, ये मत सोचना कि देखो दिखने का मतलब है लाइट वहां से आ जानी चाहिए। हमको देखो ना, तारे दिख जाते हैं, सूरज दिख जाता है, चंद्रमा दिख जाता है, कितना दूर दूर दिख जाता है। चंद्रमा यहाँ से 3 लाख किलोमीटर, सूरज यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर, मान लो कि तारे यहाँ से कितने लाइट ईयर दूर हैं, वहाँ उसका हमें दिख जाता है। भाई दिखने के लिए क्या है, लाइट आना चाहिए आंखों में। और अगर हमारा आँख ठीक है, सही से रेटिना पर इमेज बना दिया तो ऑब्जेक्ट तो दिख ही जाएगा ना। समझ गए बात, सिंपल सी बात है। ओके, अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट सामने में होता है, उससे लाइट आता है, रेटिना पर इमेज बनता है। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को अपने आंखों के सामने रखा ऐसे, और मैंने ऑब्जेक्ट को हटा लिया, तो क्या ऑब्जेक्ट के हटाते ही मेरे आंखों पर से, मेरे रेटिना पर से उसका इमेज हट जाएगा, यानी वाइप आउट हो जाएगा, साफ हो जाएगा? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार जिस चीज़ का इमेज हमारी आंखों पे बन जाता है, हमारे रेटिना पर बन जाता है, वो रेटिना पर बना रहता है कितने देर के लिए, 1/16 सेकेंड के लिए। कितने देर के लिए, 1/16 सेकेंड के लिए। ऐसा ही सेम बात आपने सुना था परसिस्टेंस ऑफ साउंड, जहां इको आया था, इको याद आया, इको। तो परसिस्टेंस उसी तरह से होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, या परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी हमारे आंखों के रेटिना पर जो इमेज एक बार बन जाता है वो ऑब्जेक्ट के हटते ही वाइप आउट नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट के हटते ही वो हटता नहीं है, वो खुद को मेंटेन करता है। कितने देर तक, कितने देर तक, 1/16 सेकेंड तक। तो ये जो 1/16 सेकेंड तक इमेज बना हुआ है हमारी रेटिना के ऊपर, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखिए नोट में डिफाइन किया गया है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन अ रेटिना persist on it for 1/16 सेकेंड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को आप हटा भी लो तो 1/16 सेकेंड तक रहेगा। यही रीज़न है कि हम वीडियो देख पाते हैं। तुम जो वीडियो देखता है, गाना सुनता है, नहीं ससुराल गेंदा फूल, जो भी तुम जो सुनता होगा, तो वो जो तुम गाना सुनते हो वो कैसे सुनते हो, वीडियो कैसे दिखता है? वीडियो क्या होता है, वीडियो होता है नहीं, वो भी फोटो ही होता है, बस वो फोटो तेजी से चलता है। नहीं फोटो, अरे वीडियो भी क्या होता है, फोटो ही होता है भाई, वो भी इमेज ही होते हैं, वो भी इमेज ही होते हैं, बस वो चलता है तेजी में। अगर आपको मैं 1 सेकेंड में 16 से अधिक इमेज दिखा दूँ तो आपको लगेगा कि वीडियो है। अरे आया समझ में? अगर मैं आपको 16 से अधिक इमेज बना दिखा दूँ तो आपको क्या लगेगा, वीडियो है। देखिएगा लिखा रहता है 60 FPS, सुना है कभी? ये कभी वीडियो यूट्यूब पे वीडियो सब देखेगा, लिखा रहेगा 60 FPS, बड़ा फ्रेश दिखता है। 60 FPS का मतलब क्या, 1 सेकंड में 60 फ्रेम, यानी 60 को फोटो तुमको वो 1 सेकंड में दिखाता है। तेरा ब्रेन तो 1 सेकंड में 16 से अधिक इमेज देख ले तो तुमको वीडियो दिख जाएगा, वो 60 दिखा रहा है तो फ्रेश तो दिखेगा ही ना। समझ रहे बात, फ्रेम पर सेकंड उसे कहा जाता है। तो ये होता है, तो हमारी आंखों को 16 से अधिक इमेज अगर 1 सेकंड में कोई आदमी दिखा दे, हमें वो वीडियो दिख जाएगा, हमें वो क्या लगेगा, वो वीडियो है। तो वीडियो जो होती है, जो वीडियो बनाई जाती है, जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या करता है, जैसे अभी जो आप ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो, अभी जो आप जो वीडियो देख रहे हो वो 30 FPS का है, मानी वो 1 सेकंड में आपको 30 पिक्चर क्लिक करके दे रहा है। ये जो वीडियो बन रहा है ना, जो मैंने सेट करके अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो 30 FPS पे है। 30 FPS कहने का मतलब ये जो कैमरा है वो 1 सेकंड में 30 इमेज क्लिक कर रहा है।
30 इमेज, और वो आपको दिखेगा। 16 में ही आपको वीडियो दिख जाएगा, तो 30 में तो पक्का वीडियो दिखेगा, इसीलिए आपको वीडियो की तरह दिख रहा है। वो सच में फोटो ही खींच रहा है। 30 FPS, वो 1 सेकंड में 30 फ्रेम क्लिक कर रहा है। समझ गए बात? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारी आंख से जुड़ी हुई सारी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। बहुत सी बातें आज हमने की हैं, तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, यानी कि हमारे देखने में कौन सी गड़बड़ियां होती है उस पर बात करेंगे। एक लेक्चर में होगा डिफेक्ट ऑफ विजन, उसके बाद कलरफुल वर्ल्ड में 2-3 लेक्चर और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। सी यू सून, बाय बाय।